प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की जो डायकोटोमी की जो हम बात कर रहे थे उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात करेंगे कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कांट तक आते आते जो भौगोलिक जगत है उसमें मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में नियतिवाद की अवधारणा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गई थी। कांट ने भी इसी बात पर बल दिया एंड ही स्टेटेड दैट एनिमल्स and men which migrate to other countries are gradually affected by their environment. For example, the brown squirrels which migrate to Siberia turn grey and the color of white cows in winters टर्न्स ग्रेश। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जब पशुओं तक में ये अंतर मिलता है कि जब वो एक परिदृश्य से या एक परिवेश से दूसरे परिवेश में जब जाते हैं तो वहाँ की प्राकृतिक दशाओं के कारण उनकी शारीरिक संरचना, उनके रंग तक में अंतर आ जाता है। तो यही स्थिति मानव समुदाय पर भी लागू होती है। ये बात कांट ने अपनी बात को स्थापित करने के लिए कही और इस बात को आगे बढ़ाते चले गए जोग्राफर्स। द एनवायरमेंटल causation continued throughout the 19th century when geographers themselves used to regard geography above all as natural science. प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक विज्ञान ही भूगोल को माना गया। मानव का स्थान इसमें कहीं नहीं था, जहां था वहां भी एक निष्क्रिय तत्व के रूप में था जिस पर प्रकृति अपने प्रभाव को हावी करते हुए और मनुष्य के जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। इस अवधारणा के तहत 19वीं शताब्दी तक भौगोलिक चिंतन चलता रहा। Karl Ritter, the leading German geographer, adopted an anthropocentric approach and introduced the geographical determinism in the early 19th century. कार्ल रिटर ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने मानव का समावेश ज़रूर किया भौगोलिक अध्ययन के लिए या भौगोलिक अध्ययन की विषय वस्तु के तौर पर, लेकिन ये भी सच है कि वो डिटर्मिनिज्म से ही प्रभावित रहे। रिटर अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश द कॉज वेरिएशंस इन द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, फिजिक एंड हेल्थ इन द डिफरेंट फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। उन्होंने भी यही बात कही, जैसा कि पहले विद्वानों ने कहा, कि मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है उस पर, उसके स्वास्थ्य पर भी जो भौतिक पर्यावरण है उसकी दशाओं का प्रभाव पड़ता है। He stated that the narrow islets of Turkmen people were an obvious effect of the desert upon the organism. उन्होंने कहा कि जो तुर्की के जो लोग हैं, तुर्कमान के, उनके जो आँखें हैं, उनकी जो पलकें हैं वो बहुत सक्रिय हैं, जो उनके बीच में वो वहाँ के डेजर्ट इफेक्ट की वजह से है, वहाँ के मरुस्थलीय स्वरूप की वजह से है। मैनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स अट्रीब्यूटेड ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ पीपल एंड द नेचर ऑफ देयर लैंड. Many geographers of his school declared that their main task was to identify the influence exerted by geographical conditions on material culture and the political destinies of inhabitants of a given region, both in the past and present. इस समय में न सिर्फ रिटर खुद बल्कि इनके जो शिष्य हुए, इनके जो विद्यार्थी हुए, उन सब ने यहाँ तक इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि भूगोल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो वस्तुतः ज्योग्राफिकल कंडीशंस का, किसी भी जगह की भौगोलिक दशाओं का उस क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं, जो मानव समुदाय हैं, उनके भौतिकवादी या उनकी संस्कृति पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर और उनके राजनीतिक स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक दशाओं का, उसका अध्ययन करना ही भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल की विषय वस्तु का प्रमुख हिस्सा इसी बात पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इस बात को इन्होंने एडवोकेट करने का प्रयास किया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, अ कंटेम्पररी ऑफ रिटर, ऑल्सो असर्टेड दैट द मोड ऑफ लाइफ ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ माउंटेनियस कंट्री डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेन। रिटर, हम्बोल्ट जो समकालीन थे, दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि भौतिक दशाएं मानव के जीवन को, मानव की समस्त सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करती हैं।
बल्कि कहना चाहिए कि निर्धारित करती हैं। द साइंटिफिक मिलिeu इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th एंड अर्ली 20th centuries was dominated in part by Darwin's idea, deductive approaches, and an acceptance of the Newtonian cause and effect relationship. Fitting well into the intellectual environment, the theme of environmental determinism, developed mostly by geographers, was the prevailing view in American geography at the turn of the 20th century. The concern was with documenting the control or influence of the environment upon human society. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आते आते भी यही अवधारणा प्रचलित रही, यही अवधारणा हावी रही भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में। डार्विन के जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जब सिद्धांत आया, तब भी यही अवधारणा प्रोमिनेंट रही कि जो प्रकृति के साथ सबसे बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकता है, वही मानव समुदाय सर्वाइव कर सकता है और वही मानव समुदाय अन्य मानव समुदायों पर अधिकार कर सकता है। द फाउंडर ऑफ द हमें कहना चाहिए कि एक जो मजबूत डिटर्मिनिज्म है उसके फाउंडर रटजेल रहे और उन्होंने क्लासिकल जोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म की बात कही, जहाँ पे उन्होंने सोशल डार्विनवाद की, सामाजिक डार्विनवाद की भी बात कही और उन्होंने इस बात को कहने का प्रयास किया कि समाज के ऊपर, मानव समाज के ऊपर डार्विन के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। वहाँ भी उन्होंने कहीं भी नियतिवाद से वे हटे नहीं, बल्कि नियतिवाद और प्रोमिनेंट हो गया उनकी अवधारणाओं में। इन द ओपिनियन ऑफ रटजेल, सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। जहाँ समान भौतिक दशाएं होंगी, वहाँ समान प्रकार की मानव शैली, मानव की जो जीवन शैली है वो संचालित होगी। इस बात को रटजेल ने स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए जो ब्रिटिश जो द्वीप समूह हैं और जो जापान के द्वीप समूह हैं, उनकी समानताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, ध्यान आकर्षित किया स्कॉलर्स का और अपनी बात को स्थापित करने का प्रयास किया। रटजेल ने भी डार्विन के सिद्धांत को स्वीकारते हुए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की और मैन को एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन बताया। विकास का जो प्रक्रिया है उसका अंतिम उत्पाद मनुष्य को बताया और उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और जो प्राकृतिक चयन का की जो अवधारणा डार्विन ने दी, उसी को इन्होंने मानव समुदायों पर भी कहना चाहिए कि लागू करने का प्रयास किया और जो मानव सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो मानव समुदाय सबसे बेहतर तरीके से अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ संबंध या सामंजस्य स्थापित करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ तरीके से सर्वाइव कर पाएगा और विकास कर पाएगा। इस बात को एडवोकेट करते हुए इन्होंने भी डिटर्मिनिज्म को बहुत प्रबलता से समस्त जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है उसके समक्ष रखा। He was convinced that the course of history, the mode of life of the people, and the stage of development are closely influenced by the physical features and locations of a place in relation to mountains and plains. In his deterministic approach, he gave more weightage to location in relation to topographic features. एक बात इनके और इनके पूर्ववर्ती विद्वानों के मत में एक बात में थोड़ा सा अंतर मिलता है कि इन पूर्ववर्ती विद्वानों ने टोपोग्राफिक फीचर्स को, जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं, उनको अधिक प्रभावी कारक माना था मानव जीवन के लिए, लेकिन रटजेल ने लोकेशन को अधिक प्रभावी माना। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती विद्वानों ने लोकेशन की बात नहीं की थी, यूनानी और रोमन साम्राज्य के समय से ये बात चली आ रही थी, लेकिन बीच में जो स्थलाकृतियां हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी इस दृष्टि से। पर रटजेल तक आते आते पुनः लोकेशंस भी इम्पॉर्टेंट होने लगी जब हमने पर्यावरणवाद या नियतिवाद की बात की। तो अब जब एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century environmentalism became particularly widespread in the United States, and its leading proponents were Alan Churchill Semple and Ellsworth Huntington. अब यूनाइटेड स्टेट्स में जब जोग्राफिकल थॉट का डेवलपमेंट हुआ और 20वीं शताब्दी में हम वहाँ पे प्रोमिनेंटली जोग्राफिकल थॉट को इस्टेब्लिश होते हुए देखते हैं, वहाँ भी एनवायरमेंटलिज्म की अवधारणा बहुत प्रमुखता से नजर आई। वहाँ एनवायरमेंटलिज्म, जिसको कि पर्यावरणवाद कहा जा सकता है, नियतिवाद कहा जा सकता है, निश्चयवाद कहा जा सकता है, और इसके सबसे प्रमुख जो एडवोकेट रहे वो मिस सैम्पल रही और हंटिंगटन रहे।
मिस सैम्पल तो रटजेल की शिष्या ही थी और सबसे बड़े नियतिवादियों में इनका नाम लिया जा सकता है। शी प्रीच्ड द फिलॉसफी ऑफ हर मास्टर एंड दस वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म। इनकी जो पुस्तक है जिसमें इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इसमें इन्होंने बात ही यहीं से शुरू की है कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट मेयरली दैट ही इज अ चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर डस्ट, but the earth has mothered him, set him task, directed his thought, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits, gave him his problems of navigation or irrigation, and at the same time हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी यहाँ कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, मैं सैम्पल की बात को आगे बढ़ाएंगे जहाँ इन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखते हुए और बहुत बड़े प्रमुख नियतिवादी के रूप में अपनी मत को स्थापित किया। हम बात कर रहे थे जब इन्होंने कहा कि शी हैज़, उससे भी पहले इन्होंने ये कहा, जब इन्होंने प्रकृति की या अर्थ की बात की, इन्होंने कहा and sharpened his wits, gave him his problems of navigation or irrigation, and at the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bones and tissues, into his mind and soul. On the mountain, she has given him leg muscles of iron to climb the slope. Along the coast, she has left these weak and flabby, but given him instead vigorous development of chest and arm to handle his paddle or oar. In river valley, she attaches him to fertile soil and so on. ये सारी बातें जो मिस सैम्पल ने कही, जिन्होंने कहा कि मनुष्य पृथ्वी के धरातल का, पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी का पुत्र है, उसके प्रकृति उसकी जन्मदाता है, वो एक मदर की तरह उसको खिलाती है, उसके लिए टारगेट्स स्थापित करती है, उसके लिए उद्देश्य लक्ष्य स्थापित करती है, फिर उसको लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बताती है, उसके सामने कठिनाइयां खड़ी करती है और उसके बाद धीरे से कठिनाइयों के समाधान भी उसके कान में फुसफुसा देती है, जैसे कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए, और ये उसकी उन कठिनाइयों से सामना करने की शक्ति प्रदान करती है, जैसे कि पर्वतों पर उसके पैरों को मजबूत करती है, जो नदी के क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनकी बाहों को मजबूत करती है ताकि वो नाव चला सकें। इस तरीके से प्रकृति मनुष्य को सभी तरीके से चैलेंजेस देते हुए, चुनौतियां देते हुए, उसके समक्ष समाधान प्रस्तुत करते हुए मदर की तरह, माता की तरह उसको मजबूत बनाकर और उसको स्थापित करने का प्रयास करती है, उसको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देती है। मिस सैम्पल इन हर बुक डिस्टिंग्विशेस द एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स एंड स्ट्रेसेस दैट द ड्वेलर्स ऑफ माउंटेन्स आर एसेंशियली कंजर्वेटिव। और न सिर्फ इन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, मिस सैम्पल ने मनुष्य के दृष्टिकोण, मनुष्य की जो मानसिक, जो एटीट्यूड की जो विशेषताएं हैं, उन पर भी पर्यावरण के प्रभाव को ही बताया। जैसे कि इन्होंने बताया कि पर्वतों में रहने वाले लोग परंपरावादी होते हैं। देयर इज लिटिल इन हिज एनवायरनमेंट टू स्टिमुलेट हिम टू चेंज एंड लिटिल रीचेस हिम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बहुत कम बाहर की दुनिया के संपर्क में रहते हैं क्योंकि पर्वत उनको ऐसे परिदृश्य प्रदान करते हैं, ऐसी भौतिक दशाएं प्रदान करते हैं कि वो अपने आप में ही सिमटे रहते हैं। Hence, innovation is repugnant to him. As a matter of fact, the process of diffusion of new ideas and innovations in the hilly tracts of isolation and relative isolation is slow as compared to the well-linked plain parts of the world. उन्होंने कहा क्योंकि पर्वत जो है वो बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता या समस्त विश्व के संपर्क में बहुत नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पे नए विचार बहुत देर से पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसकी विपरीत स्थिति रहती है क्योंकि वहाँ वो बहुत सुगम्य स्थान होते हैं, वहाँ पर कहीं भी एकाकीपन की चीज़ नहीं होती है। इस तरह की कई बातें, जैसा कि आपको इस जो लिटरेचर जो आपको नज़र आ रहा है उसमें लिखी है, उसमें बार बार उन्होंने इस बात को प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि प्रकृति ही डिसाइड करती है कि मनुष्य कैसा जीवन जिएगा, कैसी उसकी
फिजिक होगी, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में संलिप्त होगा, किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार का की शक्तियां उसमें होंगी या किस प्रकार का सामर्थ्य उसमें होगा, ये सब कुछ प्रकृति ही निर्धारित करती है। और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोकेशंस हैं, जो क्लाइमेट हैं, उन सबको जो टोपोग्राफी है, उन सबको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए मिस सैम्पल ने अपनी बात को स्थापित करने का प्रयास किया। फिर एल्सवर्थ हंटिंगटन पर जब हम आते हैं, तो हंटिंगटन भी अमेरिकन जोग्राफर्स थे हु रोट द मॉन्यूमेंटल वर्क द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी इन 1945। इन्होंने, ये सच है कि फ्रेंच जोग्राफर्स के आने तक, या कहना चाहिए कि जर्मन जोग्राफर्स, और उसके बाद जब हम अमेरिकन जोग्राफर्स पर दृष्टिपात करते हैं तो ये समय ऐसा रहा जहाँ की मानव को भी भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया, भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में। लेकिन ये भी सच है कि मानव प्रकृति का दास है या मानव प्रकृति के इशारों पर ही चलता है, ये बात भी स्थापित रही। और हंटिंगटन ने जब 1945 में 20वीं शताब्दी के मध्य में जब अपनी पुस्तक लिखी, तब भी जब उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा, तब भी उन्होंने डिटर्मिनिज्म को ही एडवोकेट किया। ये बात इस समय तक चली आती है, ये बहुत प्रोमिनेंट बात है अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मानव पर्यावरण अंतर संबंधों पर दृष्टिपात करते हैं तो। He made the most decisive step since the time of Hippocrates towards something new and conclusive in environmental causation thinking. So over many years, he was engaged in developing the idea of climate's leading role in the advancement of civilization. इन्होंने जो बहुत लंबा समय अपने अध्ययन का लिया, वो ये स्थापित करने में लिया, इनका जो विचार स्थापित हुआ उसके बाद वो ये हुआ कि जैसे जैसे सभ्यताओं का प्रसार होता है, वो सभ्यताओं का प्रसार वस्तुतः जलवायु से प्रभावित होता है। इस बात को स्थापित करने का हंटिंगटन ने प्रयास किया। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ हंटिंगटन वॉज दैट द सुप्रीम अचीवमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन इन एनी रीजन वर ऑलवेज बाउंड अप विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। उन्होंने कहा कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता जब किसी प्रदेश में अपनी जो उपलब्धियां हैं उसके चरम पर पहुंचती हैं, तो वो हमेशा एक विशिष्ट प्रकार के जलवायु से प्रभावित होकर ही ऐसा होता है। इसलिए मनुष्य की सभ्यता के विकास में जलवायु सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। ये बात इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। ही एसोसिएटेड विद द क्लाइमेटिक साइकिल ऑफ गोल्डन एज इन एंशिएंट ग्रीस, द रोनांसी इन द वेस्टर्न यूरोप एंड द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन आयरन प्रोडक्शन और द प्राइस ऑफ शेयर्स। इन्होंने पूरी ग्रीक्स के समय में, प्राचीन यूनान के समय की जो सबसे ज़्यादा एक जो स्वर्णिम युग था उनका, वहाँ से लेकर पश्चिमी यूरोप में होने वाले पुनर्जागरण, और उसके बाद चाहे लौह अयस्क उत्पादन हो और चाहे अर्थव्यवस्था की उतार चढ़ाव हो, विचलन हो, मूल्यों का उतार चढ़ाव हो, इन सब पर जलवायु के प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश की। इन्होंने समस्त विश्व को माइल्ड और हार्श क्लाइमेटिक जोन्स में बांटने की कोशिश की, और इस बात को भी स्थापित किया कि जितनी भी प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो चीनी सभ्यता हो, और चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, इन सब का जो जन्म और इन सब का जो विकास है और ये सब जिस समृद्धि तक पहुँचे, वो सारे की सारी उपजाऊ नदी घाटियाँ थी जहाँ पर माइल्ड प्रकार का क्लाइमेट रहता है, एक सौहार्द, एक अच्छा सहने योग्य और बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है, सुविधाजनक एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पर ही सभ्यताओं का विकास हुआ। इस बात को इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट तरीके से विश्व के समक्ष रखा और नियतिवाद को बहुत प्रचुरता, बहुत प्रमुखता से एडवोकेट किया। ये सारी बातें हंटिंगटन के विचारों में मिलती है और इसी बात को इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ाया। अब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं डिटर्मिनिज्म की, कुल मिला के अगर हम डिटर्मिनिज्म को कंक्लूड करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द सेम फिजिकल कंडीशंस ऑफ लैंड कुड हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पीपल विद डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। कि ये हो सकता है कि भाई कभी कभी ये सच है कि ये सारे नियतिवादियों ने तो कह दिया कि प्रकृति ही निर्धारित करती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं
तो हम पाते हैं कि अगर दो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर सेम भौतिक दशाएं हैं, इसके बावजूद वहाँ के लोगों में जो पर्यावरण को देखने का, पर्यावरण को समझने का जो दृष्टिकोण है, उसमें अंतर मिलता है। और जो विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, उनको अपनी तकनीकी जो दक्षताएं हैं उनके आधार पर किस स्तर पर वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मनुष्य का कोई रोल नहीं है। हम ये पाते हैं कि अकेला प्रकृति, अकेला पर्यावरण ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि नियतिवाद जब तक प्रोमिनेंट रहा तब तक इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता रहा कि प्रकृति ही निर्धारित करती है कि कौन सा मानव समुदाय किस प्रदेश में किस प्रकार का जीवन यापन करेगा। पर हम ये पाते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द फिलॉसफी ऑफ एनवायरमेंटलिज्म वॉज अटैक्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सिद्धांत पर, जो पर्यावरणवाद का जो सिद्धांत था, इस पर हमले हुए और यहाँ से जो द्वैतवाद है, नियतिवाद और संभववाद का, वो बहुत मुखर हो गया भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में, या समस्त हमें कहना चाहिए वैज्ञानिक चिंतन के जगत में। Many geographers in the USA, Britain, Canada and other countries were drawing attention to the one-sided approach adopted by the environmentalists in their interpretation of historical reality, to their exaggeration of nature's active role and the fact that they only acknowledge men as capable of passive attempts at adaptation। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि ये बहुत एक तरफा अप्रोच है कि हम मानव को सिर्फ एक निष्क्रिय तत्व मान लें प्रकृति का, और सिर्फ वो ये काम करे, उसकी सक्रियता सिर्फ प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में और अनुकूल बनाने में ही सारी क्षमता उसकी खर्च हो जाए, और इसके अलावा वो कुछ भी ना करे, उसकी सक्रियता और किसी क्षेत्र में किसी दिशा में नज़र ना आए। ये अप्रोच बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच लगा, ऐसा बहुत चरमपंथी अप्रोच लगा, जिस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाकायदा हमले हुए, चिंतन के क्षेत्र में एक क्रांति आई, जब इस स्थापित नियतिवाद, एक लंबे समय से स्थापित नियतिवाद की अवधारणा को चोट पहुंचानी विद्वानों ने शुरू की, और इसके काउंटर में ये बात कही गई कि ये वन साइडेड, एक तरफा अप्रोच नहीं होना चाहिए। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा है और बहुत प्रभावी और सक्रिय हिस्सा है, इसलिए इस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। ये डायकोटॉमी का चरम था, यहाँ पर द्वैतवाद बिल्कुल मुखर हो गया था। इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम संभववाद डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने डिटरमिनिज्म को समझने की कोशिश की है। थैंक यू।